इसी जोश के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अप्रोच कीजिए और आइए देखते हैं। व्हेन वन का मतलब अ पर्सन इन जनरल, अ पर्सन इन जनरल। व्हेन अ पर्सन टॉक्स, आवाज इको कर रही है, थोड़ा सा इसको सही करिए। व्हेन वन टॉक्स अबाउट सैनिटेशन, जब कोई पर्सन बात करता है सैनिटेशन के बारे में। सैनिटेशन का मतलब जो शौचालय से रिलेटेड जो सफाई और जो उसकी व्यवस्था होती है वो क्या होती है? सैनिटेशन। कॉस्मेटिक एंड सुपरफिशियल मेजर्स सच एज फोटो ऑप्स ऑफ सेलिब्रिटीज एंड पॉलिटिकल फिगर्स क्लीनिंग रोड्स डू नॉट हेल्प द मेन कॉज। जहां तक आवाज जा रही है इस सेंटेंस में, आपको जरा इस सेंटेंस में समझाना चाहता हूं स्टूडेंट भाइयों। जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं अबाउट सैनिटेशन, जब हम सैनिटेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये एक क्या है? क्लॉज है, और ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। ये टाइम बता रहा है, इस मेन सेंटेंस का टाइम बता रहा है। स्टूडेंट भाइयों, यहाँ इस सेंटेंस में कॉस्मेटिक एंड सुपरफिशियल मेजर्स, मेजर्स का मतलब उपाय। चलिए तेज आवाज में बोलिए, मेजर्स का मतलब क्या होता है? उपाय, स्टेप्स। और वो कैसे हैं? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब है सतही, नॉट सीरियस, सिर्फ दिखावे के लिए। और कॉस्मेटिक का मतलब भी होता है दिखावे के लिए। तो सुपरफिशियल नॉलेज का मतलब क्या है? सुपरफिशियल नॉलेज का मतलब क्या है? नॉट डीप, नॉट सीरियस। सुपरफिशियल नॉलेज। तो ये नॉलेज कैसा है? सुपरफिशियल है। इसका मतलब है कि नॉट डीप, डीप नहीं है, ऊपरी है। नॉट सीरियस, सीरियस नॉलेज नहीं है उसको। उसी तरह सुपरफिशियल मेजर्स, तो मेजर्स का मतलब है उपाय, स्टेप्स। ये स्टेप्स कैसे? किसी चीज को इंप्रूव करने के जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं? मेजर्स हैं, उपाय। और ये नाउन है। कैसे? तो कह रहा है कि नॉट सीरियस। और कॉस्मेटिक्स आप जानते हैं, कॉस्मेटिक्स जो होता है साज सज्जा लेडीज लोगों का, तो उसी से बना है कॉस्मेटिक मेजर्स, मतलब दिखावटी, दिखाने के लिए। कॉस्मेटिक मेजर्स, तो मेजर्स ये नाउन है। कॉस्मेटिक, अरे कॉस्मेटिक में एस लगाइए स्टूडेंट भाइयों। कॉस्मेटिक्स, ये कॉस्मेटिक्स क्या होता है? रिलेटेड टू मेकअप एंड, जो लेडीज़ लोग अपने को जो सब लगाती हैं, यूज करती हैं अपने को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, वो पूरा सिस्टम, वो पूरा सामान, वो पूरा नॉलेज क्या है? कॉस्मेटिक्स है। उसी का एडजेक्टिव क्या है? कॉस्मेटिक है। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट क्या होता है भाइयों बहनों, आप ही बताइए। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इसी से तो बना है ना। तो कॉस्मेटिक मेजर्स का मतलब है दिखावे के लिए, सिर्फ देखने में सुंदर लगे, वह उपाय जो देखने में सुंदर लगे लेकिन उसमें सीरियसनेस नहीं है। नॉट सीरियस बट फॉर शो। कॉस्मेटिक मेजर्स का मतलब वो मेजर जो सिर्फ दिखावे के लिए हो बट सीरियस नहीं है। तो इसको बोलेंगे इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव बट नॉट सीरियस। ये दिखावे के लिए है।
तो जब सैनिटेशन की बात करते हैं तो सेलिब्रिटीज लेके झाड़ू और रोड पर खूब लिपस्टिक पूरा, सॉरी भाई माफ़ करना, पूरा अपने को ब्यूटीफुल बना करके और रोड पर झाड़ू ले करके और कैमरे के सामने झाड़ू दो लगा दिया, चारों ओर इंटरनेट दुनिया में आ गया कि फला सेलिब्रिटी ने सफाई करी। तो ये कह रहा है कॉस्मेटिक मेजर्स, ऊपरी दिखावे के लिए। तो कह रहा है कि जब हम सैनिटेशन की बात करते हैं तो अब कह रहा है कि कॉस्मेटिक एडजेक्टिव, सुपरफिशियल एडजेक्टिव, मेजर्स, उपाय, सब्जेक्ट। ये जो मेजर्स, दिखावे के जो मेजर्स हैं, वो मेजर्स हेल्प नहीं करते हैं। इस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है और ये इसकी क्या है, वर्ब है। डू नॉट हेल्प द मेन कॉज। जो कॉज का मतलब यहाँ पर क्या है, उद्देश्य, गोल, पर्पज, गोल। जो मेन जो गोल है, कॉज माने रीजन भी होता है और कॉज का मतलब पर्पज या गोल भी होता है। तो जो मुख्य उद्देश्य है उसको हेल्प नहीं करता है। कौन हेल्प नहीं करता है बोलो, मेजर्स, उपाय। कैसे उपाय, कॉस्मेटिक और सुपरफिशियल उपाय मदद, हेल्प नहीं करते हैं। अब यहाँ पर यह लड़का कह रहा है कि इस मेजर्स का एग्जाम्पल दे रहा है। कैसे मेजर्स, सच एज। सच एज का मतलब फॉर एग्जाम्पल, सच एज, जैसे द फिल्म्स सच एज, द फिल्म सच एज बाहुबली एंड जो भी है उरी, ठीक है, अट्रैक्ट द ऑडियंस, अट्रैक्ट ऑडियंस, जनरल सेंस। कह रहा है कि फिल्म्स, यहां द भी लगा हुआ है, द फिल्म्स ये सब्जेक्ट है, सच एज फॉर एग्जाम्पल। सच एज का मतलब है फॉर एग्जाम्पल। बाहुबली एंड उरी, इसका मतलब है ये सच एज, यहां प्रेपोजिशन है भाइयों बहनों, और इस प्रेपोजिशन के ये ऑब्जेक्ट कौन है, बाहुबली और उरी। मेरे साथ चलिए कि उरी और बाहुबली जैसे जो फिल्में हैं वो किसको अट्रैक्ट करती हैं, ऑडियंस को करती हैं। क्लियर है क्या? तो सच एज का मतलब क्या है, जैसे, फॉर एग्जाम्पल, सच एज। ये एक फ्रेज है, प्रेपोजिशन की तरह बिहेव करता है और इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे। तो यहां पर ये जो मेजर्स क्या है, सब्जेक्ट है। सच एज मतलब कैसी मेजर्स, जैसे कि फोटो ऑप्स ऑफ सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटीज के फोटो आप जानते हो, कैमरे को बुलवाकर सफाई करते हुए फोटो खिंचवाकर लोगों को दिखवाना, ये क्या होता है, फोटो ऑप। ऐसे जो उपाय होते हैं, और ये फोटो ऑप्स किसके, सेलिब्रिटीज के एंड पॉलिटिकल फिगर्स के, नेताओं के। अब ये लड़का नहीं समझ पा रहा है कि पॉलिटिकल फिगर्स और सेलिब्रिटीज, हु। अब देखो यहां पर ये फ्रेज क्या है, यहां पे लिखो हु आर क्लीनिंग हु आर क्लीनिंग रोड्स। जब फोटो ऑफ होता है तो उस समय जब फोटो खिंचवाया जाता है कैमरे के सामने, वो क्या कर रहे होते हैं, रोड को साफ कर रहे होते हैं। कि जो पॉलिटिकल फिगर्स, राजनीतिक हस्तियां और सेलिब्रिटीज जो क्या करते हैं, रोड को क्लीन कर रहे होते हैं, तो उस समय उनका फोटो। इस प्रकार के जो कॉस्मेटिक उपाय हैं, ये जो है, जो मेन कॉज है, मेन पर्पज है, उसको हेल्प नहीं करते, ये कह रहा है। तो ये जो हु आर क्लीनिंग, ये क्या है, एडजेक्टिव क्या है, क्लॉज है। जब इसमें हु हट जाता है, आर हट जाता है, तो ये क्लीनिंग रोड्स का मतलब है, ये पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, रोड को क्लीन
करते हुए, रोड को क्लीन करते हुए पॉलिटिकल फिगर्स और सेलिब्रिटीज का जो फोटो खिंचवाना है, इस जैसे जैसे जो सुपरफिशियल ऊपरी दिखाने वाले जो उपाय हैं, ये उपाय मदद नहीं करते किसको? मेन कॉज को। और इस सेंटेंस का बैकग्राउंड क्या है? जब हम सैनिटेशन की बात करते हैं तब। क्लियर है? तो यहां पर सच एज होता है, एज टू होता है, सच एज टू नहीं, एज टू होता है। तो एक तो सच एज हो गया और एक होता है सच दैट। क्या होता है? सच दैट। भाइयों बहनों, जब सच दैट आएगा तो आगे ऐसे होता है, देखिए, ही इज सच अ बॉय, ही इज सच अ बॉय। वह एक ऐसा लड़का है, ये प्री डिटर्मिनर है। वह एक ऐसा लड़का है, और ये क्या है? आर्टिकल है। वह एक ऐसा लड़का है, प्री डिटर्मिनर, और ये आर्टिकल है, लेकिन यहां काम डिटर्मिनर की तरह कर रहा है। आर्टिकल है। आर्टिकल जो होते हैं सारे आर्टिकल डिटर्मिनर की तरह बिहेव करते हैं। दोनों में से दोनों किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, किसको डिफाइन कर रहे हैं? बॉय को। तो सच बॉय, बॉय कितना है? कितने बॉय हैं? एक। और सच क्या बोल रहा है? उस लड़के को एम्फसाइज कर रहा है कि ऐसा लड़का। तो ही सच बॉय, वह एक ऐसा लड़का है। अब आगे जो है, इस सच बॉय, अब आगे डिफाइन कर रहा है सच को कि सच बॉय दैट, कि ही सच बॉय दैट एवरीवन लाइक्स हिम। इजन भाइयों जरा ध्यान दीजिए, वह एक ऐसा लड़का है, वह है एक ऐसा लड़का, सच बॉय। अब वह एक ऐसा लड़का है, वह एक ऐसा लड़का है, आगे क्या सेंस आ रहा है कि कोई भी उसको लाइक, हर कोई, एनीवन, एवरीवन, हर कोई उसको लाइक करता है। वह ऐसा लड़का है कि उसको हर कोई लाइक करता है। क्लियर है ना? अब देखो, आई हैव नेवर सीन सच अ बैड बॉय, सच अ बैड बॉय। मैंने, अब देखिए आगे, मैंने ऐसा बुरा लड़का, मैंने ऐसा बुरा लड़का, आई हैव नेवर सीन, कभी नहीं देखा है। मैंने ऐसा बुरा लड़का कभी नहीं देखा है जैसा कि राम है। तो अब यहां पर सच बैड बॉय एज राम इज। अब यहां राम से तुलना हो रही है कि इसका मतलब है जैसा, और इसका मतलब क्या है? कि जैसा कि राम है। कि मैंने ऐसा लड़का कभी, इतना ऐसा बुरा लड़का कभी नहीं देखा जैसा कि राम है। तो यहां यह कह रहा है कि इस बुरे लड़के की तुलना किससे कर रहा है? राम से। कि ऐसा बुरा लड़का कभी नहीं देखा जैसा कि राम है। तो भाइयों बहनों, यहां सच के साथ एज और यहां सच के साथ दैट, इस तरह आ रहा है। और एक होता है एज टू। तो एज टू को मैं अक्सर क्या बताया करता हूं, इसको अबाउट की तरह ट्रीट करो आप। जैसे द टीचर, देखो, द टीचर आस्क्ड, नहीं, told us as to what our approach should be.
एज टू का मतलब लिखो अबाउट। अब देखो अबाउट, अब फील करो ये प्रेपोजिशन है। चलिए स्टूडेंट भाइयों, प्रेपोजिशन को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा जो क्लॉज है ये कैसा क्लॉज है? ऑब्जेक्ट क्लॉज है। ये किसी नाउन की तरह, नाउन क्लॉज है। ये नाउन क्लॉज ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लॉज की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब एक बार जरा सेंटेंस देखिए। टीचर टोल्ड अस, टीचर ने हमें बताया। अबाउट व्हाट, तो कह रहा है कि एज टू व्हाट और अप्रोच शुड बी। टीचर ने हमें बताया हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इस बारे में। तो एज टू का मतलब अबाउट है यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास द, क्या हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन में अभी एरर ढूंढना बाकी ही रह गया क्या? यहां पे कोई एरर नहीं मिली। कोई एरर मिली क्या आपको? यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मेजर्स है। और ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? पॉलिटिकल फिगर्स और सेलिब्रिटी। चलिए मेरे साथ चलिए। कैसे पॉलिटिकल फिगर्स? रोड को क्लीन करते हुए। कैसी सेलिब्रिटीज? रोड को क्लीन करती हुई। उन सेलिब्रिटीज और पॉलिटिकल फिगर्स का क्या? फोटो ऑप्स, मतलब फोटो खिंचवाने का सेशन। सच एज का मतलब फॉर एग्जाम्पल, ये प्रेपोजिशन है और इसने इसको क्या बना दिया है? ऑब्जेक्ट। तो यहां सब्जेक्ट क्या है? मेजर्स। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा? डू नॉट लगेगा। इसलिए ये सही है सेंटेंस। इसमें कहीं कोई एरर मिली क्या आपको? इसलिए सेंटेंस का आंसर सही करिए। इसका आंसर होगा नो एरर। क्या? फोटो ऑफ पॉलिटिकल फिगर्स क्या है? ऑफ, इसका क्या मतलब होगा? रोड क्लीन करने के पॉलिटिकल फिगर्स। ये कौन सा सेंस बना रहे हो? प्रेपोजिशन का यह ऑब्जेक्ट हो गया और इस ऑब्जेक्ट, ये रोड के लिए ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है। तो मेरे साथ चलिए, रोड्स को क्लीन करने के पॉलिटिकल फिगर्स, ये क्या सेंस है? यहां पर भाइयों एक लड़का कह रहा है कि ऑफ लगा दो, मैं कह रहा हूं मत लगाओ, क्योंकि ये वाला वाली पार्टिसिपल है। कैसे पॉलिटिकल फिगर्स? रोड साफ करते हुए। ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये हु है, हु आर क्लीनिंग। जो रोड को क्लीन कर रहे होते हैं तो करते हुए उनका फोटो। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एक लड़का यहाँ पर ऑफ लगाकर इसको जिरंड बनवा रहा है, तो इसका मतलब क्लीन करना हो जाएगा। रोड को क्लीन करने के पॉलिटिकल फिगर होते हैं या रोड को क्लीन करते हुए? अगर ये करते हुए है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। इसको ऑफ लगाकर जिरंड बनाने का पाप मत करो। हाँ, तो फिगर्स हु, तो हु फिगर्स, अरे तो फिगर्स के लिए तो लगा रहा हूं। फिगर्स का मतलब ये सोच रहा है, फिगर्स का मतलब क्या है? यहाँ डायग्राम। फिगर्स का मतलब पर्सनालिटीज है। फिगर्स का मतलब क्या है? पर्सनालिटीज है। तो ये पर्सनालिटीज साफ करते हुए क्या कह रहे हो? बोलो। तुमने इसको फिगर को डायग्राम समझ रहे थे क्या? क्या क्या? डेटा एनालिसिस। अच्छा, ओके 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 ओके। जब कोई सीरियस स्टूडेंट अगर गलती करे तो बेचारा कोई सोच के ही करता होगा, क्योंकि फिगर्स डेटा भी होते हैं। ओके ओके, फिगर्स क्या होते हैं? डेटा होते हैं। तो डेटा किस चीज के? क्लीन करने के। अब समझ में आ गया। तो रोड को क्लीन करने के जो पॉलिटिकल आंकड़े होते हैं, ये पॉलिटिकल आंकड़े नहीं सही बैठ रहा है, क्योंकि डेटा क्लीन करने के पॉलिटिकल आंकड़े नहीं होंगे, स्टैटिस्टिकल फिगर्स होंगे। क्या होंगे? गवर्नमेंट, पॉलिटिकल की जगह गवर्नमेंट फिगर्स। अब देखो मैं मजा ला रहा हूं।
जो गवर्नमेंट के फिगर्स माने डेटा, जो गवर्नमेंट के डेटा हैं रोड क्लीन करने के, ये तो हो सकता था। तो इस लड़के ने पॉलिटिकल को मान लिया सरकार और फिगर्स को मान लिया डेटा, तो रोड क्लीन करने के जो सरकारी आंकड़े हैं ऐसा मान लिया इसने, जबकि ऐसा नहीं है। फिगर्स का मतलब पर्सनालिटी है। नेक्स्ट, काफी टाइम लग गया इसमें। हैड ही वर्क हार्ड, स्टूडेंट भाइयों सभी देखिए, यहां पर मेन क्लॉज क्या है? ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इट सेल्फ, पहले अटेम्प्ट में ही पास हो गया होता। ये हैड क्या है? इफ है। अब एक लड़का कह रहा है कि यहाँ पर इफ होना चाहिए, और वो ये कह रहा है इफ ही हैड वर्क हार्ड, ये ऐसे सेंटेंस बना रहा है लड़का। तो उस लड़के से मैं ये कहना चाहता हूँ यस ही इज राइट, लेकिन आज इस पूरी सभा को ये बताना चाहता हूँ कि जब इस इफ को ज़्यादा पावरफुल बनाना हो तो हैड क्या करती है कि ये हेल्पिंग या हेल्पिंग वर्ब जो भी है इसका, ये स्टूडेंट भाइयों जरा एक मिनट और बताने दो। इस सेंटेंस का मेन क्लॉज ये है, ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, वो परीक्षा पास हो गया, पास हो गया, ये दिल न होता बेचारा। कैसे गाना है? कदम न होते आवारा। आगे क्या है? ये दिल न होते बेचारा, कदम न होते आवारा। आगे क्या है? खूबसूरत कोई अपना। तो वो यदि, ये कंडीशनल क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है, लेकिन इसकी कंडीशन किस पर बेस्ड है? ये किस पर बेस्ड है? इस पे बेस्ड है। तो गाना सुनो कि ये दिल ना होता बेचारा, तो इसका मतलब है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन पास्ट की जो कह रहा है कि अगर ये कंडीशन लागू होती तो ये लागू नहीं होती, या अगर हाँ तो यदि ये लागू होती तो ये कंडीशन, ये जो मेन क्लॉज की कंडीशन है वो किस पे डिपेंडेंट है? कंडीशनल क्लॉज पे। तो ही वुड हैव पास द एग्जाम, वो परीक्षा पास हो गया होता। तो बोल रहा है अरे कब पास हो गया होता यार? तो कह रहा है कि यदि वो मेहनत से काम किया होता। ये मदर वर्ब के पास जाओ और पूछो कब, तो ये कह रहा है कि यदि वह मेहनत किया होता तब। ये जो व्हेन है, ये व्हेन यहाँ पर टाइम नहीं पूछ रहा है, कंडीशन पूछ रहा है भाइयों बहनों। तो ये कंडीशनल क्लॉज है और ये इसका रिजल्ट है, मेन क्लॉज है। तो ये जो मेन है उसका पास होना किस पे डिपेंड कर रहा है? यदि वो मेहनत करता, पास्ट परफेक्ट कंडीशनल है। ऐसे में ये पास्ट का परफेक्ट और ये वुड का परफेक्ट दोनों सही है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट भाइयों कि ये इफ ही हैड, ये सही है सेंटेंस, लेकिन अगर कभी हमें इस कंडीशन को और पावरफुल बनाना हो तो जो हैड होती है वो सब्जेक्ट के इधर आ जाती है। अब जब ये इधर आ जाती है तो इफ हट जाता है। एक लड़का कह रहा है कि ये इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन हुआ है, लेकिन अगर कंडीशनल में इन्वर्जन होता है तो वो क्या बन जाता है? इफ बन जाता है। ये कंडीशनल क्लॉज है और कंडीशनल क्लॉज में अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को प्रीसीड कर रही है तो उसका मतलब क्या होता है? इफ होता है। और ये जो इफ वाला सेंटेंस था, इफ ही हैड, इससे भी ज़्यादा पावरफुल ये होता है। तो स्टूडेंट भाइयों अगर दोनों सही आ जाएं एग्जाम में तो ये ज़्यादा पावरफुल है, 4 स्टार, और ये क्या है? 2 स्टार है। 4 स्टार 2 स्टार है। और सिर्फ हैड ही नहीं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब लेकर आप इन्वर्जन कराएंगे किसमें? कंडीशनल क्लॉज में, तो ये ज़्यादा पावरफुल बन जाता है सेंटेंस। आगे है ऑल ही नीडेड, ऑल ही नीडेड। अब यहां पर देखिए भाइयों, वाज एक नया सेंटेंस है। इस सेंटेंस की वर्ब कौन है? वाज, और इसका सब्जेक्ट क्या है? ऑल ही नीडेड, ऑल ही नीडेड। तो एक लड़का कह रहा है कि ऑल ही नीडेड तो सही है, लेकिन यहाँ वाज नहीं,
क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। और इसके इस सीरियस लॉजिक को, जस्ट अ मिनट प्लीज, हेलो। अब एक स्टूडेंट ये कह रहा है, सभी लोग बताएं, ऑल ही नीडेड वॉज जो दिया है, ऑल ही नीडेड वॉज, मान लो मैं अपने तरफ से जोड़ दिया, अ कप ऑफ टी। ऑल ही नीडेड वॉज अ कप ऑफ टी। हर सेंटेंस को एनालाइज किया करो। यहाँ पर ये नीडेड है, तो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। पापा ये दो वर्ब दोनों पास्ट हैं, ये कैसे हो रही है? हाँ बोलो 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 बोलो, सही सेंस निकल रहा है, तुम बताओ भाई। हाँ बोलो बोलो। ये लड़का बोला सारा ही सब्जेक्ट होगा। क्यों पूरा सब्जेक्ट होगा? नीडेड का सब्जेक्ट कौन है? ही है। तो अब ही नीडेड तो क्या है? इस ऑल का एडजेक्टिव क्लॉज है। यहां ऑल दैट को लिख रहा हूं। ऑल दैट ही क्या है? नीडेड। ऑल दैट ही नीडेड। ये दैट का मतलब क्या है? विच है, लेकिन ऑल आने से विच हट गया, दैट हो गया। दैट का मतलब जो, ही माने वह, नीड करता था, जो वह नीड करता था। ये ऑल जो है, ऑल का ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है या रिलेटिव क्लॉज है। ये जो दैट है किसको डिफाइन कर रहा है? ऑल को। और ऑल क्या है? सब्जेक्ट है। ऑल दैट ही नीडेड। और जो ये वॉज है, इस वॉज का सब्जेक्ट कौन है? ऑल है। ऑल दैट ही नीडेड वॉज अ कप ऑफ टी। तो एक लड़का कह रहा है कि ये कप सिंगलर है, इसलिए सिंगलर आएगा। तो इस तरह की बेहोशी ना करें। कप यहां पर नाउन ऑफ क्या है? कप यहां पर नाउन ऑफ क्या है भाइयों? नाउन ऑफ आइडेंटिटी, मतलब सब्जेक्ट की पहचान है, सब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है इस बी का। तो इसको देखकर यहां सिंगलर प्लूरल ना करें। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ऑल है। लेकिन आज इस सभा भवन को बताना चाहता हूं कि यहां ऑल का मतलब है द ओनली थिंग। अब ओनली यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। और थिंग क्या है? सब्जेक्ट है। द ओनली थिंग दैट ही नीडेड, द ओनली थिंग दैट ही नीडेड was a cup of tea। स्टूडेंट भाइयों, इस वाज का सब्जेक्ट क्या है? थिंग है। और थिंग क्या है? सिंगुलर है। इसलिए यहां पर वाज आएगा या वर आएगा? वाज आएगा। अब दूसरी बात है, दूसरी बात, द ओनली थिंग को रिप्लेस करें, ओनली थिंग को रिप्लेस करें तो अब ये क्या बन जाएगा? ऑल। तो यहां ऑल का मतलब है, आप खुद देखो इसका सेंस, एकमात्र चीज, एकमात्र चीज जो वह चाहता था वो क्या थी? एक कप चाय थी। तो एकमात्र चीज थिंग है और ये सिंगुलर है। ये द ओनली थिंग को ही यहां पर क्या बना दिया? शॉर्ट में ऑल। दूसरी बात, दैट ही नीडेड। इस लड़के को बताना चाह रहा हूं कि इस एडजेक्टिव क्लॉज की लोकल सब्जेक्ट क्या है? ही। इसकी लोकल वर्ब क्या है? नीडेड। और इस नीड का लोकल ऑब्जेक्ट कौन है? दैट। ये पूरा एक एडजेक्टिव क्लॉज है। लेकिन आपको कई बार बताया है कि यदि इस एडजेक्टिव क्लॉज में ऑलरेडी सब्जेक्ट दिया है और ये वर्ब है और ये जो रिलेटिव, जो यहाँ पर कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर इस नीड का मतलब अगर इसका आपस में इंटरनल लोकल ऑब्जेक्ट की भूमिका निभाता है और यही इसका एंटीसीडेंट भी है, क्योंकि दैट किसके लिए है? ऑल के लिए। तो यदि कोई एडजेक्टिव क्लॉज अपने लोकल ऑब्जेक्ट को ही अपना एंटीसीडेंट बना ले, उस केस में, क्योंकि नीड किसको कर रहा है? इसी को तो कर रहा है, तो यही इसका एंटीसीडेंट है इस एडजेक्टिव क्लॉज का। और यही ऑल यहां पर क्या बन रहा है? इसका लोकल ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये है, वर्ब यही है, ऑब्जेक्ट है।
तो जब ये एडजेक्टिव क्लॉज अपने ऑब्जेक्ट को ही एंटीसीडेंट बनाता है तो फिर ये होता है कि फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ साइलेंट हो जाता है। तो सेंटेंस बना, ऑल ही नीडेड वॉज अ कप ऑफ टी। अब स्टूडेंट भाइयों वापस आ जाएं, ऑल ही नीडेड सिंगुलर वॉज। अब बी के बाद इन्फिनेटिव आ रहा है, बी के बाद इन माने नहीं फिनिश, जो वर्ब अभी हुआ नहीं है, अभी होने की टेंडेंसी रखता है। टू फोकस, फोकस ऑन लेता, ऑन हिज ओन प्रिपरेशंस। एकमात्र चीज जो वो नीड करता था वो चीज थी अपने खुद के प्रिपरेशन पर फोकस करना। एंड नॉट, अब ये देखो भाइयों मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, वॉज टू फोकस एंड ये देखो वॉज टू फोकस, ये बाद वाले जो वैल्यू हैं उनको कुछ समय के लिए निगलेक्ट करिए। और एंड वॉज नॉट टू, अब टू बॉदर या बॉदरिंग, वॉज टू फोकस मतलब जो चीज उसको जरूरत थी वो जो दो चीज थी, एक थी कि फोकस करे अपने तैयारी पे और दूसरा परेशान। बॉदर का मतलब क्या है, वरी, वो चिंता ना करे। स्टूडेंट भाइयों ध्यान दीजिए, एंड क्या है, प्लस है, प्लस है। और यहां पर वॉच टू और यहां भी क्या है, वॉच टू। वॉच दोनों जगह आ रहा है, ये मान लो क्या है, एक्स, ये क्या है, एक्स, और ये वॉच भी क्या है, एक्स। अगर इनको कॉमन फैक्टर लूं मैं, यहां एक्स और ये पूरा वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, ए, और ये पूरा वैल्यू क्या है, बी। तो ये x इंटू ए प्लस एक्स इंटू बी। अगर x कॉमन होगा तो रिपीट होना चाहिए क्या, नहीं। तो ये जो वाज है, ये ए वाज और ये वाज दोनों क्या है, कॉमन है, तो यहां वाला वाज नहीं आएगा। एक लड़का कह रहा है कि टू भी कॉमन है, लेकिन ये टू जो है अफर्मेटिव के लिए, ये अफर्मेटिव इन्फिनेटिव है और ये अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव है। तो यहां जब मैं नॉट लगाऊंगा तो फिर ये नॉट इस वर्ब के लिए नहीं है, इन्फिनेटिव के लिए। तो नॉट ने कहा कि फिर टू को भी बुलाओ। अगर यहाँ अफर्मेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो फिर टू कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो यहाँ होगा नॉट टू बॉदर, नॉट टू बॉदर आएगा। इसलिए यहाँ पर टू ने एंड नॉट, यहाँ पर क्या आएगा, टू, और बॉदरिंग हट जाएगा, नॉट टू बॉदर होगा। तो स्टूडेंट भाइयों आप यहाँ देखो, वॉज टू फोकस, जरा सभी ध्यान दें, वॉज टू फोकस एंड नॉट टू बॉदर, टू फोकस एंड नॉट टू बॉदर। इस तरह से अगर अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो आपका तो काम बन जाएगा। आगे बढ़े, आगे क्या है, बॉदर, अबाउट, हाँ अबाउट, हाँ बोलो क्या है, हाँ बोलो। एक स्टूडेंट ये कह रहा है, स्टूडेंट भाइयों, ऑनलाइन भाइयों और यहाँ के भी, एक लड़का ये पूछ रहा है कि ये इटसेल्फ आ गया, जबकि सब्जेक्ट क्या है, ही है। भाइयों ये ध्यान देना, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दो काम करता है। अगर वो सब्जेक्ट को भी एम्फेसाइज कर सकता है और किसी, ये इटसेल्फ अटेम्प्ट को एम्फेसाइज कर रहा है। इटसेल्फ किसको एम्फेसाइज कर रहा है, अटेम्प्ट को। इसलिए ये गलत नहीं है, ये ही के लिए नहीं है, किसके लिए, अटेम्प्ट के लिए। और ये एम्फेसिस का मतलब जानते हो क्या है, कि पहले अटेम्प्ट में ही, इस इटसेल्फ का मतलब क्या है, ही। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एम्फेसिस है ये, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए सही है। आगे बढ़ जाऊं, एक लड़का कह रहा है ये अदर्स में यहां एस लगाओ। तो पहले तो ये देखो ये एस प्लूरल का है,
और अंग्रेज 2 बार जेड बोलने से अवॉइड करते हैं। तो अगर यहाँ पे अदर्स हो गया और यहाँ पर भी अगर एस लगाओगे तो ये जेड हो गया, तो 2 बार जेड बोलने से घबराते हैं अंग्रेज, इसलिए यहाँ एस लगाया तो यहाँ पर मत लगाओ। और ये प्लूरल वाला एस है, दूसरों, तो ये दूसरों एक से ज़्यादा लोग हैं, तो ये सही है। स्टूडेंट भाइयों, 3rd नंबर, इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव बाय होगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव बाय, रुक जाइए, लिव बाय क्यों होगा? टू लिव, टू लिव, टू लिव, जीना जीना जीना, जीना मुश्किल है, आधुनिक जीवन में जीना मुश्किल है, जीना मुश्किल है, जीना मुश्किल है। क्वेश्चन क्या उठ रहा है? इस पार्ट को देखो कैसे क्या उठ रहा है, खुद के आदर्शों के अनुसार। तो ये जो पार्ट है, खुद के आदर्शों के अनुसार जीना, तो ये लिव जीना है वर्ब, और ये पूछ रहा है कैसे जीना, कैसे? खुद के आदर्शों के अनुसार। जब वर्ब से हाउ का क्वेश्चन पूछते हैं और वो हाउ स्टाइल होती है तो विद लगता है, और वो हाउ अगर मीन्स माध्यम हो, मीन्स या माध्यम हो, तो क्या लगता है? बाई लगता है। तो यहां पर क्या आएगा? टू लिव बाय। जैसे वी शुड लिव, अब पूछो हाउ, कैसे? वी शुड लिव बाय आर कस्टम्स, हमें अपने कस्टम्स के अनुसार। तो विद नहीं, क्या लगा रहा है? बाय। ये हाउ जो है स्टाइल नहीं है। अब ये देखो, ये देखो मजेदार, वी शुड लिव विद, वी शुड लिव विद पीस। अब यहाँ विद आ गया, यहाँ भी पूछो हमें कैसे जीना चाहिए? शांति पूर्वक। भाइयों, ये विद पीस हमारी स्टाइल है, जीने का तरीका है, और ये हमारे जीने का माध्यम। तो दोनों में फर्क क्या है? माध्यम वो होता है जो हमें गाइड करता है, लीड करता है, और स्टाइल वो होता है जिसको हम अडॉप्ट करते हैं। दोनों हाउ है, कस्टम के अनुसार। तो कस्टम हमें क्या करेगा? गाइड करेगा, लीड करेगा, और विद क्या है? हमारी स्टाइल है। दोनों हाउ का जवाब है, एक विद ले रहा है और एक बाई ले रहा है। ये लड़का नहीं समझ रहा है। अब देखो, प्लीज प्लीज इन्फॉर्म, प्लीज इन्फॉर्म देम। अब देखो, कृपया उनको इन्फॉर्म करें, इन्फॉर्म करें, इन्फॉर्म करें, इन्फॉर्म करें उनको, उनको इन्फॉर्म कर दो, उनको इन्फॉर्म कर दो, उनको इन्फॉर्म कर दो। तो क्वेश्चन होगा कैसे इन्फॉर्म करूं? लेटर लिखकर, ईमेल के द्वारा, फोन के द्वारा, जा करके? ये पूछ रहा है, बताना है कैसे। तो बोल रहा है बाय फोन, बाय लेटर। अब इस लड़के को बोलो कि ये हमारा क्या है, मीन्स है या स्टाइल है? ये मीन्स है, ये स्टाइल नहीं है। क्या है? मीन्स है, बाई लगेगा। आगे बढ़े। लाइक राम, ये लाइक प्रेपोजिशन, और राम क्या है? द लैंग्वेज ऑफ श्याम एंड शर्मा, श्याम शर्मा। द लैंग्वेज ऑफ श्याम शर्मा इज चैटी, आर्च एंड कॉन्वर्सेशनल। भाइयों, ये लड़का नहीं समझ रहा है कि यहाँ पर सेंटेंस देकर बेहोश नहीं होना है अपने को। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपैरिजन। तो राम से कंपेयर कर रहा है लैंग्वेज की, श्याम की लैंग्वेज और राम पर्सन। तो गलत है, क्योंकि श्याम की लैंग्वेज राम की लैंग्वेज से कंपेयर होगी। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं? लाइक राम्स। अब देखो क्या लिख दिया, कुछ समय के लिए मुझे लिखने दो। राम के लैंग्वेज के जैसे श्याम की लैंग्वेज भी क्या है? चैटी है। अब यहाँ पर भाइयों बहनों अपोस्ट्रोफी एस लगा के लैंग्वेज लगा दिया।
तो जब कंपैरिजन करते हैं तो जिस नाउन को कंपेयर करते हैं उसको रिपीट करने से बचना चाहिए। अब यहाँ पर ये वाला अगर हटा भी दूँ तो अपॉस्ट्रोफी एस ये बता रहा है कि यहाँ पर लैंग्वेज ही, यहाँ पर कोई नाउन आएगा और वो नाउन वही आएगा जिसको कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? लाइक। अब एक लड़का एज विथ राम लिख रहा है, तो अगर एज विथ राम लिख रहा हो इसका मतलब जैसा कि राम के साथ होता है, ऐसा कुछ सेंस दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब एक लड़का कह रहा है कि एज राम्स, एक लड़का यहाँ बैठा हुआ है वो कह रहा है कि एज राम्स लिख दो, एज राम्स। आप लिख रहे हो लाइक राम्स और यहाँ पर क्या लिख रहे हो? एज राम्स कर दो। तो जहाँ मैं बताना चाहता हूँ, दो डिफरेंट चीज़ों को जब कंपेयर करते हैं, दो डिफरेंट चीज़ों की सिमिलैरिटी को कंपेयर अगर करते हैं तो वहाँ एज नहीं, क्या आता है? लाइक आता है। तो एज क्या होता है? एज जब कंजंक्शन बनता है तब वो सिमिलरिटी को कंपेयर करता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लगाओगे एज, जैसे ही वर्क्स, वह वर्क करता है एज अ मैनेजर। भाइयों बहनों ध्यान दो, ये एज अ मैनेजर का मतलब मैनेजर के, अब ये मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है कि ये यहाँ पर एज उसकी क्या है? ड्यूटी है। एज क्या है? ड्यूटी है। तो जब एज आता है प्रेपोजिशन के रूप में, ये प्रेपोजिशन है, तो ये कोई ड्यूटी, कोई रोल, कोई रिलेशन, ड्यूटी रोल रिलेशन है ये एज, और इसका मतलब है के रूप में। ही वर्क्स एज अ मैनेजर, ये उसका रोल है, ड्यूटी है, रिलेशन है। ठीक है, आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब देखना, लाइक अ टीचर, लाइक अ टीचर, और एक है एज अ टीचर। कोई नहीं बोलेगा भाइयों बहनों, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है इस पर आप सभी फोकस करें। आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं यहाँ खड़ा हूँ। लाइक अ टीचर, एज अ टीचर, हाथ उठाना है। जो अपने घर में बैठा है वो, जो यहाँ बैठा है वो। चलिए लाइक वाले हाथ उठाए, एज हाथ उठाइए, वेरी गुड। अरे बंदा, जब सारी दुनिया जब हाथ उठा रही थी तो ये भाई ऐसे कर रहा है। अगर मैं लाइक अ टीचर हूं, इसका मतलब मैं टीचर नहीं हूं, मैं टीचर के जैसे, जैसे टीचर खड़ा होता है क्लास में वैसे खड़ा हो रहा हूं। तो ये सिमिलरिटी हो जाएगी, कंपैरिजन हो जाएगा। जबकि यहां मैं जो खड़ा हूं वो किस रोल में खड़ा हूं? एक टीचर के जैसे या टीचर के रूप में? टीचर के रूप में। इसलिए लाइक रॉन्ग है। यहां पर क्या होगा? क्या आएगा? एज आएगा। लाइक और एज का डिफरेंस, ठीक है। ही यूज्ड हिज पेन, और एक है एज हिज वेपन, एज हिज वेपन, और एक है एज अ वेपन कर दो, हिज दो बार आ गया ना, एज अ वेपन, और सेकंड है लाइक अ वेपन। जहां जहां तक आवाज जा रही है उसने अपने पेन को यूज किया। एक बार फिर से सभी सभासदों, जहां जहां तक जा रही है आवाज, एक बार फिर से हाथ उठाइए। एज अ वेपन या लाइक अ वेपन, रेज योर हैंड्स। क्या होगा? चलिए एक के लिए हाथ उठाइए, एज अ वेपन। लाइक उठाइए, लाइक अ वेपन।
आप देखिए बताता हूं, ठीक है, अगर उसने पेन से मारा है किसी को तब तो लाइक वेपन होगा, लेकिन एक राइटर के लिए पेन का रिलेशन क्या है? वेपन का ही है, एक्चुअल रिलेशन वो वेपन का ही है। तो एक राइटर के लिए अगर बोलेंगे तो फिर वहां पर एज अ वेपन आएगा, और वो पेन से उठा के किसी को मार वार दिया तो फिर क्या होगा? लाइक अ वेपन हो जाएगा। ठीक है क्या? तो भाइयों यहां पर क्या होगा? एज अ वेपन। किस केस में? यदि ये कौन था? यदि ये अ राइटर, अगर ये राइटर है तो फिर तो ये आएगा, और अगर ये अ फाइटर है और ये फाइटर फिजिकल फाइटिंग हो रही है तो फिर क्या होगा? लाइक। लेकिन ये तो एक स्पेशल के, कोई पेन से थोड़ा नहीं मारता, उससे अच्छा मुक्के से ही मार देगा। क्या होगा? एज। इसका मतलब नहीं है किसी को मारपीट करना है, हिंसा नहीं होना चाहिए, वायलेंस गलत चीज़ है, और आजकल के यूथ में वायलेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो वायलेंस नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस वायलेंस को जो है कन्वर्ट करना चाहिए पॉजिटिव एनर्जी में। वायलेंस होना चाहिए, लेकिन देश के दुश्मनों के खिलाफ वायलेंस करो, पुरस्कार मिलेगा। बुराई के खिलाफ वायलेंस करो, लड़ो। अपनी आलस्य के खिलाफ वायलेंस करो, लड़ो, लेजीनेस। इन द डिपार्टमेंट इंक्वायरी, यही है क्या? अभी मैंने कितने सेंटेंस कर दिए? इन द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इट वॉज डिनाइड, इस बात को इनकार किया गया कि पुलिस हैड कमिटेड एनी, क्या होगा? एक्सेसेस। एक्सेसेस का मतलब है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब क्या है? ज्यादती। एक्सेसेस ज्यादती होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पेपर तो सॉल्व करवा दूं ना पूरा। विद द ग्रोइंग, अब अनरेस्ट और इंसर्जेंसी में फर्क बता के आगे बढ़ूंगा मैं। अनरेस्ट का मतलब होता है कि प्रोटेस्ट, उथल पुथल। अनरेस्ट मतलब सोशल अनरेस्ट का मतलब है सोसाइटी में क्या हो रहा है कि एक बेचैनी है, आंदोलन हो रहा है, हड़ताल हो रहा है, ये सब हो रहा है। अनरेस्ट, बेचैनी। तो सोशल अनरेस्ट, कंट्री के सेंस में भी अनरेस्ट यूज हो सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि सरकार के खिलाफ वो लोग क्या हैं, उनके अंदर एक गुस्सा है, उसकी वजह से समाज एक लग रहा है कि कभी भी जो है फट जाएगा और आंदोलन करने लगेगा। तो आंदोलन, मूवमेंट, एजिटेशन से पहले की स्थिति क्या होती है? अनरेस्ट, अशांति, उथल पुथल, डिसऑर्डर। अनरेस्ट का मतलब क्या है? डिसऑर्डर है। और इंसर्जेंसी, इन का मतलब यहां अपोजिट नहीं है, इन का मतलब अंदर, और सर्ज माने राइज। तो सरकार के खिलाफ अगर कोई गुस्सा, बगावत अगर उठ रही है तो वो क्या है? इंसर्जेंसी। यहां सरकार का मतलब गवर्नमेंट नहीं, स्टेट। स्टेट का मतलब राज्य नहीं, शासन व्यवस्था। तो अगर देश की सत्ता के खिलाफ, जैसे कश्मीर में ये लोग हैं या उधर नागालैंड में हैं, तो ये लोग देश की सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये क्या है? इंसर्जेंसी है। सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश की पावर जो स्टेट है, जो शासन व्यवस्था है, वो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? इंसर्जेंसी। तो आंसर क्या होगा? इंसर्जेंसी। कू का मतलब है तख्ता पलट। कू का मतलब क्या है? अगला स्टेप है कि इतना पावरफुल हो गए कि बेदखल कर दिया, सत्ता से हटा दिया, ये कू बोलते हैं। कू, इसका मतलब है तख्ता पलट दो, हटा दो उसको पावर से, तो कू हो जाएगा। और इंसर्जेंसी में क्या है? रेबेलियन, लड़ रहे हैं। इंसर्जेंसी, रेबेलियन, रेबेलियन, रेबेलियन। persist, continue despite difficulties,
परसिस्ट। अरे इंसिस्ट जानते हो क्या? तो इंसिस्ट माने जोर देकर कहना। इनको हटा दो तो क्या हो गया? पर का मतलब आपको बताया है, इसका मतलब क्या होता है? थ्रू। पर का मतलब क्या है? थ्रू। तो इसका मतलब थ्रू का मतलब क्या है? शुरू से लेकर अंत तक। थ्रू का मतलब क्या है? किसी चीज के बिगिनिंग पॉइंट से लेकर एंड तक। इसका मतलब है कि पर ये सेंस डाल रहा है इसमें कि वो मतलब कंटिन्यू रखा किसी काम को करना। तो जैसे बोलेंगे ही परसिस्टेड इन हिज डिमांड डिस्पाइट रिफ्यूजल, डिस्पाइट रिफ्यूजल ऑफ हिज क्या है? ऑफर। ही परसिस्टेड, ही परसिस्टेड, उसने जारी रखा। ही परसिस्टेड, ही परसिस्टेड मतलब कंटिन्यूड। ही परसिस्टेड क्या है? विद हिज क्या है? विद इट। उसका ऑफर रिफ्यूज हो गया, फिर भी वो उसको क्या रखा? जारी रखा, जारी रखा, जारी रखा। तो ये क्या है? परसिस्ट। तो इनसिस्ट का परसिस्ट। इनसिस्ट माने जोर देना, और परसिस्ट का मतलब लगातार किसी बात पर जोर देते रहना। मतलब इंसिस्ट का मतलब है जोर देकर कहना। से विथ एम्फेसिस, जोर देकर कहना किसी बात पर। और यहां पर माने थ्रू, मतलब कंटिन्यू, कोई काम को जारी रखना, परसिस्ट। ठीक है। तो अब यहां रजिस्ट नहीं होगा। रजिस्ट का मतलब क्या है? अपोज, विरोध करना। क्विट का मतलब क्या है? लीव। तो ये दोनों नहीं होगा। ये भी वही है। लिंगर, कोई चीज लिंगर करता है तो कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू रहता है कई। तो लिंगर का मतलब है कंटिन्यू एग्जिस्टिंग, जारी रहना। तो डायरेक्ट मीनिंग नहीं है परसिस्ट का लिंगर, लेकिन और कुछ है ही नहीं है तो इसलिए लगा रहा हूं। लिंगर ज्यादातर डिले होने के सेंस में होता है, नेगेटिव सेंस में। परसिस्ट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है। तो इसलिए अब लिंगर को ही लगाना पड़ेगा। कंटिन्यू एग्जिस्टिंग। इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली, और प्रीवियसली तो ब्रीफली होगा नहीं, फाइनली, इवेंचुअली। अब ये लड़का कह रहा है कि इवेंचुअली और फाइनली दोनों आ जाए तो किसको प्रिफर करेंगे? इवेंचुअली। इसमें क्या फर्क है? जैसे देखो, we struggled a lot to improve the system, eventually we succeeded in doing it। अब इस लड़के को बोलो कि यहां इवेंचुअली और फाइनली दोनों आ गया। दोनों आ गया तो यहां पर क्या रखूं मैं? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं भाइयों कि इवेंचुअली का मतलब है, इवेंचुअली इज इक्वल टू फाइनली प्लस क्या है? अ लॉट ऑफ स्ट्रगल या लॉट ऑफ वेट। काफी इंतजार और स्ट्रगल के बाद अगर फाइनली बोलना है तो फिर क्या प्रूव करेंगे? क्या लगाएंगे? इवेंचुअली लगाएंगे। ये फर्क है। प्री डिलेक्शन, ध्यान दो दोस्तों। प्री मतलब पहले, प्रायोरिटी, प्राथमिकता। और DI, डाई का मतलब
डाई, डाई का मतलब दो, दो। अब प्रीडी, अब ये जो लेक्शन है ये दरअसल सिलेक्शन है ये, लेकिन इसका एस हटाना पड़ा यहां लिखने के लिए। तो इसका मतलब कि ढेर सारी चीजें हैं, उनमें से किसी एक चीज को हमें प्रायोरिटी देकर चुनना है, सिलेक्ट करना है, और बाकी को रिजेक्ट करना है। तो डाई माने दो चीज हो गई, एक तो रिजेक्टेड चीज और दूसरी जिसको मैंने प्रिफर किया। तो इसलिए डाई का मतलब कि ढेर सारी चीजों में से एक चीज को लो और बाकी को हटा दो, तो डाई माने दो हो गया। अब प्री का मतलब प्रायोरिटी देना, तो प्रीडिलेक्शन का मतलब है विशेष चाहत, विशेष पसंद, प्रेफरेंस। मैं इसको ऐसे लिखूं, स्पेशल चॉइस, विशेष पसंद, दूसरी चीजों से ज्यादा पसंद। अब स्टूडेंट भाइयों, इसमें से मैं किसको पसंद करूंगा? अब देखो, तो इसका अपोजिट लेना है तो क्या होगा? ये लड़का नहीं सर, अ का मतलब क्या है? अवे, अवर्ट से तो बना है अवर्ट, अवर्ट वर्ट माने टर्न, अ माने अवे, जिसको दूर कर दिया वो क्या हो गया? अवर्ट हो गया। तो उसी से बन गया अवर्जन। अवर्जन वो चीज होती है जिससे घृणा होती है, जिससे हम दूर भागते हैं या जिसको दूर करते हैं अपने से, तो अवर्ट से क्या बन गया? अवर्जन। तो इसका अपोजिट यही होगा। अब प्रेडिकामेंट, ये लड़का नहीं समझ रहा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ग्रामर में होता है। तो प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा डिसाइड होता है। तो दोस्तों ये प्रेडिकेट, ये एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने प्रेडिकेट वर्ड का यूज किया था ट्रुथ की एनालिसिस करते समय, उसकी कैटेगरी बताया था। तो प्रेडिकेट का मतलब कैटेगरी बनी, और बाद में वही कैटेगरी क्या बन गई? कंडीशन बन गई, और वही कंडीशन बाद में दुर्दशा बन गई। अब समझो, कंडीशन का अर्थ हालत होती है। कंडीशन का मतलब क्या होती है? तो कंडीशन गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है, लेकिन हालत वर्ड को हम, अरे इसकी हालत देख, तू मेरी हालत नहीं देख रहा है, तो ये हालत एक तरह से बैड कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं कि नहीं? उसी तरह जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट जो एरिस्टोटल ने यूज किया था, कैटेगरी, कैटेगरी मतलब कंडीशन, और बाद में वो कंडीशन, जैसे हमने हालत को एक बुरी हालत ही बना दिया, बोलते हैं ना हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, तो ये हाल क्या है? बैड कंडीशन है, ये बैड कंडीशन है। तो जब ये बैड कंडीशन है तो प्रेडिकामेंट है। खस्ता, खस्ता, खस्ता हाल, ये कंडीशन थी। जैसे हमने हाल को, हालत को, अच्छी हालत भी होती है बुरी हो, लेकिन हम उसको बैड सेंस में, वैसे ही अंग्रेज भी यूज करते हैं। और आफ्टर थॉट, सेकंड थॉट, आफ्टर थॉट का मतलब सेकंड थॉट, पोस्टपोनमेंट, टालने के लिए होता है, एवर्जन। पोम्पस, पोम्प दिखावा, तो दिखावा है, और इसका अपोजिट क्या होगा? हम्बल। ग्रैंडियोज इसका क्या है? सिनोनिम। ग्रैंड वेलकम, ग्रैंड वेलकम, ग्रैंड प्रोग्राम, उसी से क्या बना? ग्रैंडियोज सेरेमनी। तो बोलो ये सेरेमनी क्या हुई? काफी भव्यतापूर्ण, काफी, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उनका शादी का समारोह कैसा था? भव्य था। तो भव्य का मतलब उसमें खूब दिखावा था। इसका देखो एक और होता है ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस दिखावा। मीक, मीक का मतलब क्या होता है? मीक सरेंडर, कावर्डली, कावर्डली, डरपोक। He generally passed by the faults of his subordinates. अब यहां पर क्या लगाऊं भैया? He generally, यहां पर हमें क्या करना है? He generally passed by the, ओवरलुक कर देना। वही निगलेक्ट का मतलब क्या है? ओवरलुक। मतलब पास बाई का मतलब बताता हूं। पास बाई का मतलब है अकार, देखो अकार, पास्ड बाय मी, इसका बाय माई हाउस, बाय माई हाउस।
भाई बहनों, इसका मतलब क्या होगा? एक गाड़ी मेरे घर के पास से गुजरी, तो उसी से समझो, ही पास बाय द फॉल्ट्स, मतलब गाड़ी जब गुजरती है घर के पास से तो घर से टकराती है क्या? घर के पास रुकती है क्या? नहीं। उसी तरह वो आदमी उस फॉल्ट को देखा, लेकिन न तो टोका न तो बोला, आगे बढ़ गया, गलती को देखकर आगे बढ़ गया। इसका मतलब ओवर लुक, नजरअंदाज कर दिया। द कन्विक्ट, ये लड़का नहीं समझ रहा, ये नाउन है कन्विक्ट। इसका मतलब है कि कोर्ट द्वारा जिसको क्या दोषित कोर्ट द्वारा जिसको गिल्टी प्रोनाउंस किया जा चुका है। क्लेम्ड इनोसेंस, उसने अपनी निर्दोषता का दावा किया। एंड स्टूड हिज ग्राउंड, और अपने बात पर अड़ा रहा। स्टूड हिज ग्राउंड कैसे बना? अंगद ने रावण के सामने ना, उसने अपने पैर को, एक ऐसे पैर को जमा कर खड़ा हो गया, कहा मेरे पैर को हिला दो। पहले के जमाना में कितना मजेदार होगा यार, आजकल तो कोई ऐसा कहता ही नहीं है। तो मेरे पैर को हिला दो मतलब उसने पैर जमा के खड़ा हो गया, अड़ गया, तो इसका मतलब है कि वो किसी बात पे कायम रहा। तो स्टूड हिज ग्राउंड इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, द रिपीटेड अक्यूजेशन, आरोप। तो यहां पर क्या हो जाएगा? केप्ट नो रिफ्यूज टू, इल का मतलब है दबाव में आना, तो दबाव में आने से मना कर दिया। अ हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन, क्या होगा? वर्च्यू का मतलब ही होता है क्वालिटी, तो इसी से बना है हुनरमंद, हुनर वाला। तो हुनर वाला क्या है? उसको म्यूजिक वगैरह आती थी, पहले यहीं से वर्च्यू बना, बाद में वो वर्च्यू मॉरल, नैतिक क्वालिटी के लिए भी आ गया, वर्चुअस हो। मिस, घृणा करने वाला, जिन का मतलब क्या है? वुमन, वुमन को घृणा करने वाला, हेटर। और आर्टिस्ट, अब ये लड़का नहीं समझ रहा है कि इसको बताओ कि एक आर्टिस्ट, ये नाउन, एन आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट। अब ये इसमें होता है पेंटिंग करने वाला, पेंटर, जो प्रोफेशनल पेंटर, प्रोफेशनल पेंटर, प्रोफेशनल डांसर, प्रोफेशनल सिंगर, प्रोफेशनल कोई भी जो इस तरह का कला दिखाता है वो क्या है? आर्टिस्ट है। फोटोग्राफी भी क्या है? आर्ट है। तो आर्ट का काम करने वाला, ये जनरल सेंस है, और ये कलाकार ही होता है, कलाकार। लेकिन स्टूडेंट भाई को बताओ, एक है, अब देखो आर्टिस्ट, ई लग गया यहां। अब ये इस लड़के को बोलो, ये सिर्फ सिंगर, जो प्रोफेशनल सिंगर एक्टर होते हैं, जो पहले एक टीम होती थी जो सिंगिंग करते थे, एंटरटेनर, ये एंटरटेनर लोगों को ही, ये जो एंटरटेनर्स होते हैं उनके लिए ये हो जाता है। तो ये आर्टिस्ट जनरल सेंस है और ये एंटरटेनर के लिए। अ कॉमेडी आर्टिस्ट, कॉमेडी। अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? ये लगाऊंगा। नेक्स्ट है, तो आर्टिस्ट जो बेसिक वर्ड तो यही हुआ, वो ट्रुपे होता है, TROUPE। ये ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट्स, ग्रुप ऑफ क्या होता है? आर्टिस्ट्स। अ मेथड ऑफ बॉइलिंग ब्रीफली टू कुक, ये लड़का नहीं समझ रहा है। सॉटे, इसका मतलब है फ्राई करना, तड़का वगैरह लगाते हैं ना, तो क्या होता है? सॉटे। और बेक, अरे बेकरी नहीं होती है क्या? तो बेकरी में क्या खरीदते हैं बोलो? ब्रेड और केक वगैरह ये सब। तो ब्रेड को डायरेक्ट जो है फ्लेम पे नहीं सेकते हैं, उसको ओवन में सेकते हैं, डायरेक्ट फ्लेम नहीं दिखती वहाँ पे।
डायरेक्ट हीट से नहीं उसको सेकते हैं। तो इसी से वो बेकिंग का मतलब तो अलग ही चीज़ हो गई, बेक करते हैं, डायरेक्ट उसको हीट पे डायरेक्ट उसको नहीं गर्म करते हैं। और पार बॉयल, यहाँ पर अ मेथड ऑफ बॉइलिंग ब्रीफली, तो पैरामिलिट्री जैसा होता है, मेन मिलिट्री से नीचे, वैसे ही क्या है, पार बॉयल। और ये फ्राई है। Researchers say that jogging alone is unhealthy. तो it was found that, अब इस it को तो देखो, communal joggers, communal का मतलब है कम्युनिटी, एक साथ जो जॉगिंग करते हैं, have double the number of brain cells as solo runners. जितने सोलो रनर्स में जो सेल थी उनके ब्रेन में, उससे डबल हो गई। दीज पॉजिटिव, अब इस दीज को देखो, ये पॉजिटिव इफेक्ट कहाँ, आर सप्रेस्ड when running occurs in isolation। तो ये दीज किसके लिए है, पी के लिए है। एक्सपेरिमेंट्स इंडिकेटेड दैट रनिंग अलोन स्टिफ, अरे स्टिफ का मतलब क्या है, कड़ा कर देना, तो स्टिफल ब्रेन सेल क्या है, रीजनरेशन। तो किसी प्रोसेस को स्टिफल करने का मतलब हिंडर, रोक देना, हिंडर, कम कर देना, बाधित कर देना, हिंडर। तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चला, और इस एक्सपेरिमेंट में ही ये बात का पता चला। तो मेरा तो काम बन गया कि आर क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। और आर को कौन फॉलो करेगा, पी करना चाहिए। आरपी दिया है, आरपी। अब देखो, एक्सपीरियंस इन अ ग्रुप रनिंग स्टिमुलेट्स ब्रेन सेल ग्रोथ। जो आदमी ग्रुप रनिंग में अनुभवी होता है, वो चीज जो है क्या होती है, स्टिमुलेट करती है, इनकरेज करती है ब्रेन सेल के ग्रोथ को। तो ये जो एस है वो किसके लिए है, किसके लिए है। इट वॉज फाउंड दैट कॉम्युनल जॉगर्स हैव डबल द नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स एज सोलो रनर्स। इसी को ये बढ़ा रहा है, पी को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्सपीरियंस माने काफी लंबे समय तक ग्रुप रनिंग करने वाले। तो मेरा काम हो गया कि आर, पी और एस, और लास्ट में दीज पॉजिटिव इफेक्ट्स आर सप्रेस्ड व्हेन रनिंग अकर्स इन आइसोलेशन। ठीक है ना। ओवर, ये ओवर का मतलब यहां पर है मोर देन, ये प्रेपोजिशन है, और 60 इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो 67 साल से ज्यादा। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है कि ईयर्स यहाँ पर क्या है, सॉरी, यहाँ पर ये प्रेपोजिशन 60 के लिए है, मोर देन 60 साल से ऊपर, और ईयर्स हैव क्या है, पास्ट, गुजर गए। एज नहीं, हैव पास्ट, तो आर क्या होना चाहिए, आर क्या होना चाहिए, फर्स्ट। लेकिन द प्रॉब्लम्स हैव रिमेन्ड एज डॉन्टिंग एज एवर। तो मेरा तो हो गया कि बट के बाद एक नया सेंटेंस है, और प्रॉब्लम के साथ क्या आएगा, हैव रिमेन्ड, पी क्यू। तो ये पर ओवर 67 ईयर्स हैव पास्ट बट द प्रॉब्लम्स, अच्छा कॉमन मैन, ओवर 67 ईयर्स ऑफ द, क्या बोल रहे हैं, हाँ ठीक, अरे यार वो तो ठीक है। एज ए स्टूडेंट मैं इसको देख रहा हूं, तो पहले मैं क्या देखूंगा कि 67 ईयर्स है पास्ट, तो मैं पहले ये देखूंगा कि आर किस में आ रहा है, एक में आ रहा है। अब आर के बाद बट द प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम्स किसके हैं, पी, तो मैं पी देखिया। अब पी के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली मैं गाइड हो जाऊंगा कि क्या आएगा, एस, प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन मैन हैव रिमेन, क्यू, क्यू कहाँ है, क्यों कहाँ है, ये है, अच्छा 6 है, ठीक है, तो क्यू लास्ट में हो जाएगा, क्योंकि हैव रिमेन्ड एज डॉन्टिंग एज, ये तो 6 है, इसको तो करना ही नहीं है, तो रिमेन के बाद क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब क्यू लास्ट में आ जाएगा। वी एक्सपेक्ट, प्रेजेंट सिंपल है, गुड न्यूज, तो क्या होगा, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस। द किंग सेड टू हिज मैन, पुट द मैन इन प्रिजन।
तो ये ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है? इम्प्लोर तो होता है रिक्वेस्ट इमोशनली, रिक्वेस्ट इमोशनली, तो ये तो गलत हो गया। ये क्या करेगा? कमांड। इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्ट का मतलब जो अंदर से सेल्फ स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन आता है हमारे अंदर, वो क्या होता है? इंस्टिंक्टिव होता है। नेचुरल वे टू एक्सप्रेस एंगर इज टू रिस्पॉन्ड एग्रेसिवली। कह रहा है कि द इंस्टिंक्टिव नेचुरल वे टू एक्सप्रेस एंगर इज टू रिस्पॉन्ड एग्रेसिवली। जब हम एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करते हैं तो वह एंगर को एक्सप्रेस करने का नेचुरल और इंस्टिंक्टिव तरीका होता है। एंगर इज अ नेचुरल एडेप्टिव रिस्पॉन्स टू थ्रेट्स। थ्रेट्स माने खतरे। खतरे को के अनुसार एक नेचुरल क्या है? इज अ नेचुरल और एडेप्टिव रिस्पॉन्स है टू थ्रेट्स। खतरे के लिए ये कैसा रिस्पॉन्स है? कह रहा है कि नेचुरल और एडेप्टिव क्या होता है, अब बता दो। एडेप्टिव का मतलब है सिचुएशन के अनुसार, जैसा थ्रेट है उसके अनुसार वो अपना रिएक्शन चेंज करेगा, रिस्पॉन्स चेंज करेगा। तो एडेप्टिव का मतलब चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एडेप्टिव चेंजेबल, अडेप्ट है, ये अडॉप्ट नहीं है, अडेप्ट चेंज वाला है। It inspires powerful, often aggressive feelings and behaviors, which allows us to fight and defend ourselves when we are। तो ये एग्रेशन एक तरह से एंगर सही भी है, क्योंकि ये हमें क्या करता है? इंस्पायर करता है। क्या? पावरफुल और ऑफन एग्रेसिव फीलिंग्स को इंस्पायर करता है एंड बिहेवियर्स को इंस्पायर करता है। और ये फीलिंग्स और बिहेवियर हमें अलाउ करते हैं टू फाइट एंड डिफेंड आवरसेल्व्स व्हेन वी आर अटैक। भारतवर्ष को हजारों साल से बोला गया अहिंसा, शांति, ओम शांति। कोई यहाँ पे मारे तो दूसरा गाल यहाँ पर दो। इस तरह की बेहूदगी की टीचिंग के वजह से खेल के मैदान में भी हारते थे, युद्ध के मैदान में भी सैनिक अच्छे थे लेकिन कुछ नहीं कर पाते थे। सारी देश के टुकड़े होते गए, सिमट कर इतने में आ गए। आक्रामक होना चाहिए लेकिन आक्रांता नहीं होना चाहिए। आक्रांता और आक्रामक, एग्रेसिव होना चाहिए लेकिन अग्रेसर नहीं होना चाहिए भाइयों, ये है। तो ऑन द अदर हैंड, दूसरी अब सिचुएशन चेंज। ऑन द अदर हैंड वी कैन नॉट फिजिकली लैश आउट एट एवरी, वही बात बता रहा है कि हर आदमी पर ही टूट नहीं पड़ना चाहिए फिजिकली। और ऑब्जेक्टेड दैट इरिटेट्स आर अनॉयज अस। एवरी पर्सन आर ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट नाउन है। दैट इरिटेट्स आर अनॉयज अस, वो चीज जो मुझे इरिटेट या अनवाय करती है, ये ऑब्जेक्शन भी हो सकता था कि उस पर हमें लैस आउट नहीं होना चाहिए, टूट नहीं पड़ना चाहिए, अटैक नहीं करने। लॉज, सोशल नॉर्म्स एंड कॉमन सेंस प्लेस लिमिट्स। यहाँ ये नहीं समझ रहा है लड़का, अरे यहाँ प्लेस नाउन होता है, तुम्हारा प्लेस, लेकिन ये प्लेस यहाँ वर्ब है, कीप। लिमिट्स कह रहा है कि कॉमन सेंस और जो सामाजिक जो नियम है और जो लॉ है, जो संविधान के नियम है, वो लॉ है, वो सारे रखते हैं लिमिट्स, माने सीमा, लिमिट, मर्यादा, लिमिट्स रखते हैं। ऑन माने के ऊपर क्या है? हाउ फार, ऑन हाउ फार, कितने दूर तक, और एंगर कैन टेक अस, हमारा गुस्सा में, अब ठीक है बच्चा गड़बड़ करता है उसको डराना पड़ता है, कभी कभी हल्का चाटा भी लगा देते हैं, लेकिन ये सबकी एक मर्यादा है। अब उसको मार कर उसको मार डालो, उठा के पटक दो, तो ये चीज़ें कानून के और सामाजिक मर्यादा के क्या हैं? खिलाफ है। डाउरी सिस्टम है, तो डाउरी सिस्टम, बहू आई तो बहू को सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, उसको डिसिप्लिन करने के लिए, ये पहले ज़माने में होता होगा जब उतनी बहुएं शिक्षित नहीं होती होंगी, 16-12 साल में शादी हो जाती थी, उनको
नर्चर करते थे तो सास स्ट्रिक्ट होती थी, बाद में वो एक ऐसी प्रथा बन गई कि उनको जलाने की स्थिति तक आ गए, उनको टॉर्चर करने की स्थिति तक आ गए। तो ये सामाजिक मर्यादा के क्या थी, खिलाफ थी, क्योंकि वो एक लिमिट होनी चाहिए। वो पीपल यूज अ वेराइटी ऑफ क्या है, both conscious and unconscious processes to deal with their angry feeling। deal with माने हैंडल करना, कोप विद करना। उसके लिए दो तरह के प्रोसेस यूज करते हैं, एक तो चलाकर और एक अनजाने में। अनकॉन्शियस का मतलब जो हम जानकर नहीं करते हैं वो अनकॉन्शियस है, और जो होश में करते हैं वो क्या है, कॉन्शियस है। खत्म हो गया ये, बस। द थ्री मेन अप्रोचेज, अप्रोच माने तरीके, और तीन तरीके हैं। ये लड़का नहीं समझ रहा है, ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, जिरेंड है, ये नाउन है। व्हाट, तीन तरीके हैं। क्या, एक्सप्रेस करना, सप्रेस, एक्सप्रेस माने बाहर, सब माने सब। ये लड़का नहीं समझ रहा है कि ये सब है, और सब प्लस प्रेस। तो जो अंग्रेज है पी के पहले बी नहीं बोल पाते तो क्या करते हैं, सब। और सप्रेस का मतलब है दबाना। अब जैसे सब इंस्पेक्टर है तो सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर के नीचे होता है, तो उसी तरह सप्रेस का मतलब है कि अपने गुस्सा को नीचे दबाना। तो एक्सप्रेसिंग बाहर लाना, सप्रेसिंग दबाना, एंड कामिंग शांत। एक्सप्रेसिंग योर एंग्री फीलिंग्स इन एन असर्टिव नॉट एग्रेसिव मैनर। असर्टिव का मतलब कॉन्फिडेंस और एग्रेसिव का मतलब आक्रामक। कि असर्टिव मतलब विश्वास के साथ अपने गुस्से को कंट्रोल में, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस के साथ उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन एग्रेसिव ढंग से नहीं करना चाहिए। मैनर इज द हेल्दीएस्ट वे टू एक्सप्रेस एंगर। अपने गुस्से को अगर एक्सप्रेस करना है तो करो, लेकिन उसको कंट्रोल्ड वे में करो। जैसे अगर पापा समझदार होते हैं और लड़का जो है जवान है और हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो पापा क्या बोलते हैं, बेटा ऐसा है, मेरी भी अपनी लिमिटेशंस है, मैं भी समाज में रहा हूं, मैं भी तुम्हारी उम्र में रहा हूं, तुम्हारी उम्र की सिचुएशन को समझता हूं, लेकिन हर चीज की एक हद होती है बेटा। अगर हद पार करता है आदमी तो उसको फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। समझ रहे हो बेटा? तो इस बात को याद रखना। तो अब ये क्या होगा, इसी में समझ जाएगा बेटा। बीइंग असर्टिव, अब ये सब्जेक्ट है। असर्टिव होना डज नॉट मीन, ये मतलब नहीं। अब देखो मीन के बाद क्या रहा है, जिरेंड। व्हाट का सेंस जिरेंड है कि असर्टिव होने का मतलब ये नहीं होता है बीइंग पुशी, मतलब पुश करो, जबरदस्ती करो, और डिमांडिंग, ये नहीं होता है। इट मीन्स बीइंग रेस्पेक्ट। वही पापा बेटा कह के बोल रहे हैं और मेजर्ड वे में बोल रहे हैं, जिससे उनकी मर्यादा भी न टूटे और बेटे और बाप का रिश्ता भी बना रहे। तो बीइंग रेस्पेक्टफुल ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स। एंगर कैन बी सप्रेस्ड, एंगर को दबाया जा सकता है, एंड कन्वर्टेड और रीडायरेक्टेड, उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो और उसको कोई दूसरी दिशा, जैसे गुस्सा नहीं रुक रहा है, रेत के उसमें जाओ और थैड थैड रेत की बोरी पे मारो, रीडायरेक्ट हो गया गुस्सा। या जिम में चले जाओ, रीडायरेक्ट हो गया। और कन्वर्ट ये होता है कि उस गुस्से को, तुम्हें एक लड़के ने बोल दिया, अरे जा दुकान खोल, कुछ नहीं होना है तेरा, उस पर गुस्सा आया, आप उसको मार भी सकते थे, लेकिन आपने उस गुस्से को कन्वर्ट क्या किया, स्टडी एनर्जी, उसको मेंटल एनर्जी में कन्वर्ट करके पढ़ लिया और सेलेक्ट हो गए उसको। तो वो बोलता था शोएब अख्तर कि जब मैं सचिन को बॉलिंग करता हूं तो मेरा खून खौलता है। सचिन जी आपको बोला शोएब अख्तर ने कि उनका बॉलिंग करते समय आपको उनका खून खौलता है, बोला माई बैट विल रिस्पॉन्ड, और बल्ले से आया, और उसके बाद जब बैक फुट पर जाके जब 6 मारा वर्ल्ड कप में, और फिर ऊपर से मारा, अफरीदी कैच नहीं ले पाया, तो उसने वसीम अकरम ने कहा मालूम तूने किसका कैच छोड़ा, तो फिर अंत में क्या हुआ, भारत जीत गया वर्ल्ड कप। और शोएब अख्तर की मार पड़ी, शोएब अख्तर को मार पड़ी। तो ये है, दिस हैपेंस व्हेन यू होल्ड इन, अरे होल्ड इन का मतलब कंट्रोल, फ्रेजल वर्ब है, योर एंगर, स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट एंड फोकस ऑन समथिंग
positive. That's it for today. Thank you very much.